क्योंकि हम लोग मेडिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और मेडिकल साइंस में भी जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जैसे डॉक्टर शोएब आसमी नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बाबा सर जो है ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में हम लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। लेकिन वास्तव में जिस देश में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज के हम एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और ना ही संगठन की इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से कई बार हम लोग गलत चीज़ों का समर्थन करते रहते हैं। नीट का इसमें एक सब्जेक्ट लगाया हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट इसमें रिजर्वेशन के इशूज़ पे है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिजर्वेशन के संदर्भ में बहुत सारे हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल वर्ग एक कहता रहता है कि अभी हम लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, हम अपना हिस्सा छोड़ के आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है, ब्राह्मण भी तो यही कह रहा है कि अभी जो लोग आगे डॉक्टर बन गए या इंटेलेक्चुअल हो गए या सुविधा संपन्न हो गए, उनको रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है और हम लोग भी यही कह रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? बेसिकली हम लोगों को जानकारी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के पास में जानकारी है। वो जानकार होने के बावजूद इस तरीके की बात कह रहा है और हम बगैर जानकारी के ही कह रहे हैं। तो इसलिए इस संदर्भ में हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। नीट एग्जाम क्यों शुरू किया गया और रिजर्वेशन के संदर्भ में ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। टेक्निकल लेवल पे कई सारी इन्फॉर्मेशंस है जो आपको शशानी सर लास्ट में कंक्लूजन में देंगे। कुछ बेसिक चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और वास्तव में हम लोगों को जानना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, ये नीट एग्ज़ाम जो है ये मेडिकल में एडमिशन के लिए है या जो पहले से मेडिकल में काम बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के लिए शुरू किया गया हुआ है। वास्तव में इसका नाम नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये एंट्रेंस के बजाय एलिमिनेशन टेस्ट ज़्यादा हो गया है, ये दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों किया? संवैधानिक रूप से ये इलीगल है, संवैधानिक रूप से इलीगल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको हेल्थ के संदर्भ में कहता है ये आपका फंडामेंटल राइट में है। जीना जो है किसी भी व्यक्ति के लिए ये मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता है तब तक जब तक वो लॉफुल ना हो। आर्टिकल 21 देखिए अब, यानी कि मौलिक अधिकार में अगर ये आता है तो मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए जो लोग आने वाले लोग हैं उनको उस फील्ड में आने के लिए जो टेस्ट लगाया जा रहा है, क्या वास्तव में अभी जो भाषा के संदर्भ में पवार सर ने बोला और बाकी कुछ साथियों ने भी बोला कि मैं हिंदी भाषी हूँ, यानी कि आप हमारा टेस्ट लेना चाहते हो, जब कॉमन लैंग्वेज नहीं देश की है, कॉमन आपका बोर्ड नहीं है, कॉमन एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कैसे हो सकता है? पहले तो सवाल यही खड़ा होता है। क्या टेस्ट इसलिए किया जा रहा है, वास्तव में योग्यता के लिए किया जा रहा है? अगर योग्यता के लिए किया जा रहा है तो जिन बच्चों के 0 मार्क्स आए उनको आपने पैसा देकर एडमिशन क्यों दिलाया? इसका मतलब वास्तविक वजह ये नहीं है। नीट एग्जाम का शुरू किया जाना ये भारत का संविधान है, इसकी वजह से वो लोग नीट एग्जाम शुरू कर रहे हैं। भारत का संविधान क्यों? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हुए हैं, और वो मौलिक अधिकार है जिनको मनुस्मृति में आपको बैन किया गया था, उसके जस्ट अपोजिट है। इसलिए हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, इट इज एंटीडोट ऑफ मनुस्मृति। जिस एजुकेशन पे प्रतिबंध था संविधान आपको देता है, संपत्ति पे प्रतिबंध था आपका संविधान देता है, सिक्योरिटी के संदर्भ में आपकी पाबंदी थी संविधान आपको देता है। यानी कि हर क्षेत्र में जो मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, उन मौलिक अधिकारों के विरोध में
मनुस्मृति है। तो वास्तव में अगर देखा जाए 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद में व्यवहार में अभी भी मनुस्मृति लागू है। तो इस संवैधानिक अधिकार की वजह से जो लोग एजुकेशन उस समय ले पाए 26 जनवरी 1950 के बाद में, उनके बच्चे मेडिकल फील्ड में आना शुरू हुए। और जब मेडिकल फील्ड में आना शुरू हुए, ये जो मेडिकल फील्ड में आए हुए लोग वास्तव में वैज्ञानिक लोग हैं, विज्ञान के विद्यार्थी लोग हैं, मेडिकल साइंस के विद्यार्थी लोग हैं। विज्ञान ये कहता है कोई प्रमाणिक चीज है उसको माना जाए। और इन लोगों को अगर वास्तव में समझ में आ गया कि जिस समाज में, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, वास्तव में ये इस देश के रहने वाले लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, और ये आसानी से समझ में आएगा, और ये समझ में आ गया तो अपने समाज के प्रति वो सोचना शुरू कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपने देश और समाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो जो 3.5% लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग, प्रमाणु बहुत सारे उपलब्ध हैं, इससे अगर उन लोगों को जानकारी में अगर आ गया तो उनका इस देश में राज बचने वाला नहीं है, उनकी व्यवस्था बचने वाली नहीं है। इसलिए मेडिकल प्रोफेशन के लोग बड़ा उनके सामने रोड़ा है। ये लोग उनकी व्यवस्था को उखाड़ने में बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। केवल एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 2001 के बाद में जब टाइम्स ऑफ इंडिया में डीएनए का रिपोर्ट पब्लिश हुआ, नामसेप के माध्यम से और कई संगठनों के माध्यम से पूरे देश भर में डीएनए के ऊपर चर्चा हुई। लेकिन इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के जन्म के बाद में जैसे ही इसके माध्यम से हम लोगों ने चर्चा करना शुरू किया, जो ब्राह्मणवादी संगठन हैं उन लोगों ने इसका बड़े पैमाने पर संज्ञान लिया, रिएक्शन करना शुरू किया, इसके ऊपर डिबेट करना शुरू कर दिया। इवन यहाँ तक ये कहा उन्होंने, अभी यहाँ पे भारत में रहने वाले लोग सबका डीएनए मिक्स हो गया है। हमारे लोग भी यही बोलते हैं, चलो मिक्स हो गया तो डीएनए टेस्ट करा दो। आप आधार कार्ड क्यों चला रहे हो? आधार कार्ड बायोमेट्रिक है, हाथ कट गया, आंख फूट गई, फिर आप बायोमेट्रिक टेस्ट कैसे करोगे? इसका एक तरीका है, डीएनए कार्ड जारी कर दो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ना मूल निवासी और विदेशी का झंझट खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, पैसा है, सिस्टम है, सब कुछ है, आप कर सकते हो। आधार कार्ड लेके अरबों करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इसका मतलब है वास्तव में ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है वो नहीं चाहते ये मेडिकल साइंस के लोग आगे निकल कर आए। जो लोग आए हुए हैं अभी है मेडिकल फील्ड में, यहीं पर इनको रोक देना चाहिए। इसके लिए नीट एग्जाम शुरू किया गया है। ये केवल जो मेडिकल प्रोफेशन में है लोग उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, संपूर्ण मूल निवासी बहुजन समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि वास्तव में मेडिकल प्रोफेशन में आए हुए लोगों में अगर जमीर जाग गया, और ये काम कर रहा है इनका, मेडिकल प्रोफेशनल्स लोगों को जगाने का काम कर रहा है, और ये जैसे जैसे जुड़ रहे हैं उनके लिए संकट खड़ा हो रहा है। इसलिए वक्त है, ज़रूरत है, हमको समझना होगा ये नीट एग्ज़ाम क्यों शुरू हुआ किया गया है। इसके बहुत सारी अभी इंफॉर्मेशन से अवेलेबल है। हमें हमारे समाज के मेडिकल प्रोफेशनल्स को इसके बारे में जानकारी देना होगा। दूसरा सब्जेक्ट लगाया गया हुआ है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। रिजर्वेशन इज ए सेफगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज, नॉट ए पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम। रिजर्वेशन के संदर्भ में मैं कह रहा था कि हमारे लोग भी कहते हैं कि अभी हमको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। जो लोग डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, अधिकारी हो गए, इनको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, हम भी रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ब्राह्मण भी रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा कर रहा है। लेकिन सोल्यूशन क्यों निकल रहा है? क्योंकि रिजर्वेशन के संदर्भ में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हुआ है, रिजर्वेशन केवल नौकरी के लिए मामला नहीं है। ये जो लोग हजारों साल से जिनको वंचित रखा गया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो लोग वंचित रहे, उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए सेफगार्ड के रूप में ये प्रोविजन किया गया कि जिनके पास 26 जनवरी 1950 से पहले व्यवस्था थी,
वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बावजूद, डेमोक्रेसी होने के बावजूद उन लोगों का प्रतिनिधित्व होने नहीं देंगे, रिप्रेजेंटेशन होने नहीं देंगे। इसलिए सेफ गार्ड के रूप में रखा गया। हम लोगों को ये भी नहीं मालूम है रिजर्वेशन है कितने वैरायटी का, ये भी नहीं मालूम। केवल हम लोग कहते नहीं रिजर्वेशन आज छोड़ देना चाहिए, और जब 10 साल का मुद्दा आता है तो बोलते चलो अच्छा हुआ, कम से कम अभी हमारे लिए और मामला बन गया। ये 10 साल का रिजर्वेशन और बाकी रिजर्वेशन, इसके संदर्भ में कुछ बातें हम लोगों को जानना चाहिए। खासतौर से जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, इन लोगों को जानना जरूरी और आवश्यक है। बाकी जो साथी आए हुए हैं उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती होगी, क्योंकि हम लोग समय निकालना, हमारे पास ऐसा लगता कि समय बिल्कुल डॉक्टर्स के लिए ही नहीं है। समय के संदर्भ में एक बात बताते हुए आगे रिजर्व से बताता हूँ, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको साल में 365 के बजाय 366 दिन दिया गया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको एक महीने में 28, 29, 30, 31 ये जो दिन का है इसे ज़्यादा दिया गया हो। 24 घंटे में, मतलब दिन रात में जो 24 घंटे है इससे ज़्यादा किसी को नहीं दिया गया है। 1 घंटे में 60 मिनट होते, इससे ज़्यादा किसी को नहीं दिया गया। केवल टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इसका रियलाइजेशन हम लोगों को नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन हम लोगों को पैदा करना होगा। तो रिजर्वेशन जो है आपका 4 वैरायटी है। एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, एक एजुकेशन का रिजर्वेशन है, एक सर्विसेज का रिजर्वेशन है, और चौथा आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन है। ये 4 वैरायटी रिजर्वेशन है। आर्टिकल 330 ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मामला है, और ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूना पैक्ट की वजह से आया हुआ है, जो 10 साल के लिए था। पूना ये शहर है, इसी पूना शहर की अरबदा जेल में बाबा साहब और कुछ ब्राह्मणी नेताओं के बीच में गांधी के साथ में समझौता हुआ था। गांधी जी और उसके कुछ सहयोगी ब्राह्मणी नेता प्लस बाबा साहब अम्बेडकर, इनके बीच में पूना में समझौता हुआ, और वो समझौता कम्युनल अवार्ड के विरोध में था, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। उस कम्युनल अवार्ड में 4 महत्वपूर्ण हमारे अधिकार जो थे, एक 2 बार वोट देने का अधिकार, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, और चौथा संख्यानुपात में भागीदारी। ये 4 मांगों में 2 ऊपर के जो अधिकार हमारे हैं, डुअल वोटिंग एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, ये शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इसको पूना पैक्ट की वजह से क्या हुआ, डुअल की जगह पे सिंगल, सेपरेट की जगह पे ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट इलेक्टोरेट हो गया, और 2 बार वोट देने का अधिकार था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया। एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन की जगह पे पॉलिटिकल सीट जो थी जहां चुनाव लड़े जाने थे उनके लिए रिजर्व कर दिया गया। प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर ये 2 बार वोट देने का और सेपरेट इलेक्टोरेट बचा रहता तो क्या होता, जिस क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब कास्ट की सीट रिजर्व होती, वहां पे शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को पहले तो सेलेक्ट किया जाता। सिलेक्शन के लिए प्राइमरी चुनाव होता, 10 कैंडिडेट खड़े होते, उस 10 कैंडिडेट में ऊपर के जो 4 होते उनको फाइनल चुनाव के लिए रखा जाता। उन फाइनल चुनाव में भी 4 में से जो बढ़िया लड़ने भिड़ने वाला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट का होता, वो आपके पार्लियामेंट में पहुंचता, यानी SC ST की समस्याओं के समाधान के लिए पार्लियामेंट में वो लड़ाई लड़ता। लेकिन 2 बार वोट देने की वजह से क्या हुआ, वो जो 2 बार वोट को सिंगल में कन्वर्ट करने से उस ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स क्या हुआ, एक तो आपका दूसरी जगह जो जनरल सीट थी वहां पर भी डिसाइडिंग फैक्टर आप होते, SC ST के लोग वोट दे जाके। अब SC ST के लोग जहां पर रिजर्व सीट है वहां पर वोट दे रहे हैं और जनरल के लोग भी वहां पर वोट देंगे, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन जीतेगा, वो सामान्य वोट जो है वो होगा। उसकी वजह से रियल रिप्रेजेंटेटिव आपके पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते हैं, जिसके लिए बाबा साहब ने शब्द इस्तेमाल किया एजेंट, और भी कई सारे शब्द इस्तेमाल किए। इसको मेश्राम साहब दलाल और बड़वा कहते हैं देसी बोली भाषा में। ये 10 साल के बाद में इसका रिव्यू होना चाहिए था, यानी 1942 में इसका रिव्यू होना चाहिए था, नहीं हुआ, और वो 10 साल के लिए हर बार बढ़ाया जाता है। अभी तक मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र के पूरे देश के किसी भी क्षेत्र के आदमी ने ऐसी डिमांड किया हो पॉलिटिकल रिजर्वेशन आगे 10 साल के लिए बढ़ाया जाए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन को वो लोग नहीं बढ़ा, अपने आप बगैर मांगे ही बढ़ा देते हैं।
एजुकेशन के संदर्भ में, सर्विसेज के संदर्भ में, प्रमोशन के संदर्भ में संगठन तक बना रखे लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं, रिजर्वेशन हमारा ये होना चाहिए, फिर भी वो देना नहीं चाहते हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसके विरोध में वो नहीं है। सर्विसेज के रिजर्वेशन, एजुकेशन के रिजर्वेशन के विरोध में है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आप एक बार एजुकेशन में आए तो एजुकेशन कहाँ की हो सकती है? प्राइमरी से लेकर आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन तक, भूगर्भ से लगाकर अंतरिक्ष तक ही आप एजुकेशन ले सकते हो। और अगर आपने एजुकेशन लिया, जैसा मैडम ने अभी बताया बहुत सारा, कि जो हमारे भिक्षु संघ में जो होते थे भिक्षु लोग, वो डॉक्टर हुआ करते थे। हमारे समाज में ही न्यूरोसर्जन जैसे लोग पैदा हुए। हमारे समाज ने ही मेडिकल साइंस का इजाद किया, उन्होंने इसका रिसर्च किया। ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे लोगों को मालूम हो गया तो उनके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। यानी एजुकेशन आपके पास आते ही आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दोगे। अगर ये मालूम चल गया रिजर्वेशन किस लिए है, तो अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर दोगे। इसलिए एजुकेशन पे कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के माध्यम से बैन लगा दिया। पहले से रोक लगा रखी थी, इनडायरेक्टली फिर कानून बना के रोक लगा दिया। फिर आता आपका नौकरियों में। नौकरियों में अगर रिजर्वेशन दिया गया, आप नौकरी में आते हो, तो नौकरी में आने में आप कब तक आप प्रतिनिधि रह सकते हो? कम से कम जब तक आप रिटायर नहीं हो रहे हो तब तक आप प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकते हो। यानी कि अगर हमारे समाज के लोगों को, जो नौकरी कर्मचारी है, अधिकारी बने हुए हैं, इन लोगों को जानकारी मिल गया तो ये लोग अपने समाज का प्रतिनिधित्व जब तक नौकरी में है कम से कम तब तक तो कर ही सकते हैं वहां पर रहते हुए। और ये काम वामसेप ने बखूबी किया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और ये लोग अपने ही रोजी रोटी में लगे हुए हैं, बाबुओं की भीड़ लग गई हुई है। बाबा साहब इन लोगों को इंसल्ट करना नहीं चाहते थे, इनको 440 वोल्ट का करंट लगाकर इनको जागृत करना चाहते थे कि ये अपने समाज के बारे में सोचे। और ये काम वामसेप ने बखूबी किया। आज की डेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ब्राह्मणों को दहशत है तो सिर्फ वामसेप और किसी संगठन से नहीं है। इसका मतलब कर्मचारियों को जानकारी अगर हो गया तो जब तक वो कर्मचारी रहेंगे विभाग में प्रतिनिधित्व करेंगे, उधर से रिटायर होने के बाद में समाज में आके रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यानी ये काम हो सकता है। इसलिए नौकरियों में ये लोग नहीं होना चाहिए, और अभी उन्होंने नौकरियां होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए भी काम शुरू कर दिया। महाराष्ट्र से मेडिकल के संदर्भ में निवेदन गया था कि यहाँ पे जो सीट्स निकली हैं उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, उसके लिए इम्पा की तरफ से केस किया जाए। ये काम केवल महाराष्ट्र में नहीं, अदर स्टेट में भी हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्या किया, यूपीएससी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। 15 साल आप अडवाणी के यहाँ पे चपरासी का काम करने का, और तिलकधारी होना आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, जनेऊ बगल में होना चाहिए। यानी कि मिश्रा तिवारी, चौबे पांडे अगर आप हुए तो 15 साल का सर्टिफिकेट हम आपको दे देंगे कि आपने बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन कराया, आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में बनाया जाता है। ये प्लान उन्होंने बना दिया। यानी आपको यूपीएससी देने की जरूरत नहीं है, ये काम वो कर रहे हैं। आपकी नौकरियों के रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन का रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, आपके प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रमोशन मिलने से कुछ ऐसी पोस्ट है जो प्रमोशन से ही भरी जाती है, और प्रमोशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके अधिकारी लोग बैठे होंगे, उन्हीं को अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। SC ST OBC के लोग प्रमोशन होकर अगर अच्छी सीट पर पहुंच गए तो अपने समाज के बारे में सोच सकते हैं। ये बात इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, केवल एक एग्जाम्पल इसका संदर्भ में बताता हूँ। पॉलिटिकल और एजुकेशनल और सर्विसेज रिजर्वेशन के संदर्भ में कहीं न कहीं अगर इन लोगों के अंदर जमीर जागृत हुआ, आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट में कांग्रेस का एक सांसद जिसका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, वामसेप इतने सालों से विचारधारा फैला रहा था, उसके अंदर भी गई होगी।
उसको गुस्सा आ गया, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया बाबा साहब की जब 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी, गुस्से में बोल दिया कि 5,000 साल से तुम्हारी मार खा खा कर हम लोग यहाँ पर रह रहे, हम लोग भागने वाले नहीं है, तुम विदेशी लोग हो। और यही बात पार्लियामेंट में बोलने वाले रियल रिप्रेजेंटेटिव पहुंच जाएं, मैदान में आपके जो है रियल रिप्रेजेंटेटिव नौकरियों एजुकेशन लेने वाले लोग अगर करना शुरू कर दें, इस देश में ब्राह्मणों की व्यवस्था बचने वाली नहीं है। इसलिए जानबूझकर वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने रिजर्वेशन को नौकरी यानी पाने का जरिया के रूप में प्रचारित किया, नौकरी के साथ साथ में गरीबी दूर करने का जरिया बताया। हमारी समस्याएं हमारी गरीबी की वजह से नहीं है, हमारी समस्याओं का कारण इस देश की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था ने हमको जातियों में विभाजित किया हुआ है। इस व्यवस्था ने हम लोगों को ऊंच नीच में भेदभाव पैदा किया हुआ है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। और खास बात से हमारे साथियों को, जो खास तो शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं और जो आंदोलन में काम करने वाले लोग, उन लोगों को लगता रहता है कि ओबीसी के लोग, ये लोग साथ सहयोग नहीं करते हैं, ये लोग नालायक लोग हैं। ये गलत बात है। ओबीसी के लोग नालायक नहीं, उनके पास जानकारी नहीं है। हम सभी नालायक लोग हैं जिनके पास जानकारी नहीं है। अपने आप को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जिसके पास जानकारी नहीं है उसको आप नालायक कह रहे हो और खुद को लायक मान रहे हो, बल्कि आपके पास जानकारी है, जानकारी होने के बावजूद उनको लायक नहीं बना रहे हो, तो सबसे बड़े नालायक तो हम लोग हो गए। जो लोग जानकार होने के बावजूद जानकारी को प्रोपोगेट नहीं करते हैं, वो सबसे ज्यादा बड़े नालायक लोग हैं। इसलिए इस जानकारी को हमें फैलाना चाहिए। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ना होते, अगर छत्रपति साहू जी महाराज ना होते, तो बाबा साहब अम्बेडकर भी ना होते। ये सच है। अपना गुरु मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का साथ सहयोग छत्रपति साहू जी महाराज ने का, यही महाराष्ट्र के महाड़ में 1920 में साहू जी महाराज ने स्पीच किया कि हमारी सबसे बड़ी नालायकी है, अभी तक हम लोग अपना वास्तविक नेता नहीं चुन पाए। हमारी सबसे बड़ी नालायकी है, हम लोग अपना अभी तक वास्तविक नेता नहीं चुन पाए। डॉक्टर अंबेडकर केवल अस्पृश्यों के नेता नहीं है, ये संपूर्ण शूद्र और अतिशूद्रों के नेता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को सिद्ध किया। समय समय पर उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि वास्तव में भारत के संपूर्ण SC ST OBC, जिनको ज्योतिराव फुले शूद्र अतिशूद्र कहते हैं, उनके नेता थे, जो आज हमारे बीच में ना होने के बावजूद उनके विचार, उनके सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। तो साथियों, मूल मंत्र ये है कि वो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं और शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से विरोध करते चले आ रहे हैं। जो हमें रिजर्वेशन एजुकेशन का है, सर्विसेज का है, प्रमोशन का है, ये आर्टिकल 16(4) के बारे में कहा जाता है, जिसमें लिखा हुआ है दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। स्पेशली ओबीसी के लिए, चूंकि शेड्यूल नहीं बना होने की वजह से उनका रिजर्वेशन 92 में मिला जाके, जो 92 में मिला भी 27%, 52% को उन्होंने 27% दिया जाके, 27% में क्रीमी लेयर लगा के दिया जाके, और क्रीमी लेयर लगाने के बावजूद जो ओबीसी 3% था, यानी 1.5% आगे 25 साल बाद आगे और बढ़ा, अभी 4.5% हुआ। इसका मतलब निकलता है वो लोग रिजर्वेशन का आज नहीं, शुरू से विरोध करते चले आ रहे। उन्होंने आर्टिकल 340 जो बनाया गया था, आर्टिकल 340 ये अन्य पिछड़े वर्ग के संदर्भ में लिखा गया, जो लोग सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसी कौन कौन सी जातियां हैं, उन जातियों को आइडेंटिफाइड करके उनकी संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक कमीशन गठित किया जाना चाहिए, और कमीशन गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। 341 अनुच्छेद लिखा गया, उसमें लिखा गया जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जिनमें अस्पृश्यता, जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार हो रहा है, ऐसे लोगों का शेड्यूल पहले से बना हुआ था, जिनका 15% था, और ST का 7.5%, यानी 22.5% वर्तमान में SC ST का प्रतिनिधित्व दिया गया। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 342 जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया गया, जो 7.5% है, जिसमें लिखा गया जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जिनमें कबीलाई गुण है। अनुच्छेद 25 से 30 ये आपके जो धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक हैं,
जिन्होंने समय समय पर धर्म परिवर्तन किया या नए धर्मों का हमारे में से ही मूल निवासियों ने ईजाद किया। जैसे लिंगायत धर्म हमारे लोगों ने बनाया, ऐसे कई सारे सिख धर्म हमारे लोगों ने बनाया। ऐसे धर्मों का जो ईजाद किया, इनके भी सेफ गार्ड के रूप में 25 से 30 अनुच्छेद लिखा गया। यानी भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनमें नागरिकता किनको किनको दिया? एक तो ओबीसी के लोग हैं, एक अनुसूचित जाति के लोग हैं, तीसरे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं। इसके अलावा भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी भारत की नागरिकता दिया गया, लेकिन विशेषाधिकार नहीं दिया गया। उनको भारतीय माना गया कि आप भारतीय हो, परंतु आज तक उन लोगों ने अपने आप को भारतीय नहीं माना, अगर और ना ही भारत के संविधान का सम्मान किया। अगर भारतीय माना होता तो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। वास्तव में संवैधानिक रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये समाप्त हो चुके, व्यवहार में मौजूद है, संवैधानिक रूप से समाप्त हो चुके हैं। संविधान में ब्राह्मण को ब्राह्मण के रूप में मान्यता नहीं है, संविधान में क्षत्रिय को क्षत्रिय के रूप में मान्यता नहीं है, संविधान में वैश्य को वैश्य के रूप में मान्यता नहीं है। इनको भारत के नागरिक के रूप में मान्यता दिया गया है। जिन लोगों को व्यवस्था से हजारों साल पीड़ित रखा गया उनको विशेषाधिकार दिया गया 340, 341, 342, अनुच्छेद 342 के बाद में 25 से 30 तक इस तरीके से विशेषाधिकार दिया गया। और विशेषाधिकार जिन लोगों को दिया गया, इन लोगों को वो अधिकार ना मिले उसका उन्होंने निरंतर प्रयास किया और निरंतर प्रयास करने के बावजूद आज भी वो लगातार इसमें लगे हुए हैं कि कैसे इन लोगों को पूरी तरीके से स्लेब बनाया जाए। वास्तव में भारत में डेमोक्रेसी लागू होने के बजाय ब्राह्मणोक्रेसी में रूपांतरित हो गई। इसका सबूत इस बात का है कि जब भी आप कोई काम करते हो, जब भी आप अपनी मांग करते हो, आपकी किसी मांग को वो लोग सुनते नहीं। कल मैं टेलीविजन पे न्यूज़ देख रहा था और उस न्यूज़ पे डिबेट चल रही थी। उस पे दो अलग अलग लोग बैठे हुए थे। एक शर्मा था, मैंने पोस्ट भी डाला फेसबुक पे फोटो खींच के। एक शर्मा था, दूसरा भी शर्मा था, तीसरा चौबे था, तीसरा त्रिवेदी था, एक वार्ष्णेय था, एक भट्ट थी। यानी कि सारे के सारे ब्राह्मण बनिया डिबेट कर रहे। डिबेट क्या कर रहे कि राहुल गांधी उधर मानसरोवर जा रहा है। यानी वो चर्चा का बिंदु भी ब्राह्मणों के संदर्भ में, चर्चा करने वाले भी ब्राह्मण ही। कोई भी आदमी SC ST OBC का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे चर्चा में शामिल नहीं था। मैं तो कह रहा हूं गलती से जरा संकेत मेश्राम को, संकेत कामले को बुला लो उधर, तब पता चलेगा क्या आप करते हो उधर। किसी भी एक आदमी को, मैं तो कह रहा हूं उधर छोड़ो, जो इम्पा के दायरे में आए हुए किसी डॉक्टर को ही बुला लो, हमसे छोड़ो, डॉक्टर को ही बुला लो। आपको तब समझ में आएगा वास्तविक मीडिया का जो चरित्र है वर्तमान में, वो कैसे हमारी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रिजर्वेशन के संदर्भ में अनुच्छेद 340 जो है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल बन चुका था, शेड्यूल ट्राइब का शेड्यूल बन चुका था, वो अलग बात है, उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। OBC का शेड्यूल ना बना होने की वजह से ये सबसे बड़ी समस्या रही। इसके लिए कमीशन बनाया जाना चाहिए था। इस कमीशन नहीं बनाने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने दबाव बनाया और दबाव यहां तक बनाया, लॉ मिनिस्टर के पद से उन्होंने 10 अक्टूबर 1951 को इस्तीफा तक दे दिया। ये बात शेड्यूल कास्ट के लोगों को मालूम होना चाहिए और OBC के लोगों को मालूम होना चाहिए, जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। खासतौर महाराष्ट्र में जहाँ बाबा साहब ने जन्म लिया है कि ज़्यादा लोग कहते हैं, उनको भी इस बात का एहसास नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 अक्टूबर 1951 को इस्तीफा क्यों दिया। इस्तीफा देने का प्रथम बिंदु जो था और महत्वपूर्ण बिंदु था, वो अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा था। और इस मुद्दे पे जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा। उन्होंने इतना ज़्यादा झटका लगा बाबा साहब अम्बेडकर को, OBC के लोगों ने उधर बिहार के पटना में गांधी मैदान में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर को चीफ गेस्ट बनाया। उस कॉन्फ्रेंस को बड़े पैमाने पर तहस नहस करने का प्लान बनाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर पत्थरबाजी तक किया गया। बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पीच किया कि अगर OBC के लोग साथ सहयोग करते हैं तो मैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं।
ओबीसी के लोग उस समय साथ सहयोग दे रहे, शेड्यूल कास्ट के लोग साथ सहयोग देने के लिए आगे बढ़ रहे, लेकिन ब्राह्मणवादी मीडिया और ब्राह्मणों ने सारा का सारा उसको हाइड किया। बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दों को और उनकी योजनाओं को हाइड करते हुए अपने मुद्दों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कैसे? 16 नवंबर 1951 को जनरल इलेक्शन की घोषणा कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर पत्थरबाजी हुआ था और 6 नवंबर 1951 को उस पत्थरबाजी के ऊपर चर्चा होना चाहिए था, चर्चा नहीं हुआ क्योंकि जनरल इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। और इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में 1952 में जनवरी में जब रिजल्ट आया, बाबा साहब अम्बेडकर हार गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया हुआ लिखा हुआ लिखित रूप में दस्तावेजी सबूत के रूप में सामने लोगों को लाया था कि मेरी अगर व्यवस्था आती, मेरी सरकार अगर बनती है तो हम ओबीसी के लिए कमीशन भी बनाएंगे, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। वो मुद्दे उसमें डाला हुआ था मैनिफेस्टो में। इसका मतलब ये निकलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर प्रयास कर रहे SC ST OBC को पोलराइज करने का, और ब्राह्मण लोग ये बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार माइनस करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर के अगर इतिहास को अगर उठाकर आप देखते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर बार बार मेजोरिटी में आने के लिए ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट, इन लोगों में ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। और ब्राह्मण लोग बार बार इस हद तक जा रहे हो माइनॉरिटी में ले जाने के लिए कि हमारे लोगों की हत्या तक करने में उनको कोई गुरेज नहीं हो रहा है। सबसे पहले सर बाबा साहब के समय में अगर देखा जाए, छत्रपति साहू जी महाराज की हत्या किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर वेलेस की रिपोर्ट है, इसमें लिखा गया छत्रपति साहू जी महाराज की मृत्यु जहर से हुई। आज तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की खुद की हत्या किया गया, और ये प्रोफेसर विलास करात ने किताब लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कैसे हुई। ये बातें हम सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी में जो पोलराइजेशन करना चाहते थे, ओबीसी के अंदर जो ध्रुवीकरण करके शेड्यूल कास्ट के साथ मिलकर इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते थे, उसके विरोध में जाके बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या किया गया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे हमको माइनॉरिटी में ले जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म परिवर्तन किया। धम्म परिवर्तन का मतलब बाबा साहब कर्मकांडी नहीं बनना चाहते थे, वो इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए उनकी योजना थी। और ये योजना उन्होंने 14 नवंबर 1956 को गलती से ही या जैसे भी उनके मुंह से निकल गई, क्योंकि नेपाल में जो बौद्ध कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था और वहां पर सविता अम्बेडकर, उसके साथ में डॉक्टर मावलंकर जो ब्राह्मण था, ये लोग जबरदस्ती बाबा साहब के साथ में गए हुए थे। और वहां पर जाकर बाबा साहब को अपमानित करने के लिए महाराजा की महारानी के साथ में झगड़ा किया। बाबा साहब को गुस्सा आया और गुस्से में ही उस पीरियड में पत्रकार ने बाबा साहब को पूछ भी लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर, अब तो आप सन्यासी हो गए, अब आपके लोगों का क्या होगा। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने बोल दिया था कि आने वाले समय में मैं 2 साल में पूरे भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। तो क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत को कर्मकांडी बनाना चाहते थे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर सबको चीवर पहनाना चाहते थे? क्या भारत का संविधान और बुद्धिज्म दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। बुद्धिज्म का मतलब है कम से कम जीवन के जो महत्वपूर्ण मतलब मौलिक अधिकार है, वो अधिकार बुद्धिज्म मानता है। वही संविधान में सारा लिखा हुआ है। अगर भारत का संविधान लागू हो जाता तो भारत से ब्राह्मणवाद खत्म हो जाता, क्योंकि संवैधानिक रूप से ब्राह्मणवाद खत्म है, व्यवहार में है। व्यवहार में खत्म करने के लिए ही धम्म परिवर्तन किया था। हम लोग केवल धम्मम शरणम गच्छामि कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि को भूल जाते हैं, संगम शरणम गच्छामि को भूल जाते हैं। यानी कि आप बुद्धि के उपयोग करना नहीं चाहते हो, संगठन बनाना नहीं चाहते हो, इस वजह से प्रॉब्लम है। बाबा साहब अम्बेडकर का वो जो योजना था वो साधारण योजना नहीं थी। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्लान बनाया हुआ था। तो बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव में ही ओबीसी का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए 1953 29 जनवरी सर
29 जनवरी 1953 को काका साहब कालेलकर के उसमें एक कमीशन गठित किया गया जिसको कालेलकर कमीशन कहते हैं, जिसकी रिपोर्ट 1955 मार्च में आई। उस रिपोर्ट के आने के बाद में राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा और कहा कि दिस इज ए डेथ वारंट फॉर ब्राह्मण्स। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? कारण था क्योंकि उस कमीशन में कुछ ओबीसी के लोग, स्पेशली शिवलाल चौरसिया जी भी शामिल थे। इन लोगों के दबाव की वजह से ओबीसी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थे, 2-3 मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कालेलकर कमीशन जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उनको जानकारी में ज़रूर होना चाहिए। उनकी जानकारी में है तो समाज की जानकारी में जाना चाहिए। समाज की जानकारी में अगर चला गया तो इस देश में आप लड़ाई लड़ने लायक बन जाते हो। वो रिजर्वेशन के विरोध में बोल रहे हैं, आपको रिजर्वेशन के संदर्भ में मालूम नहीं है कालेलकर कमीशन किया था, उन्होंने क्यों नहीं अमल किया, क्यों डस्टबिन में डाल दिया? उसके सबसे बड़ा कारण था उसमें रिकमेंडेशन था वर्ण व्यवस्था के तहत जो चौथा वर्ण है, उस चौथे वर्ण में जो शूद्र वर्ण है, समस्त शूद्र वर्ण की जातियों को ओबीसी माना जाए। बहुत बड़ा रिकमेंडेशन था। कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट बाहर रखी हुई है, आप लोग उसको ले सकते, पढ़ लेना। दूसरा रिकमेंडेशन था कि जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं और ब्राह्मणों की महिलाएं हैं, शेड्यूल कास्ट की महिलाओं और ब्राह्मणों की महिलाओं को छोड़कर समस्त महिलाओं को अन्य पिछड़े वर्ग में माना जाए। ये रिकमेंडेशन था। अगला रिकमेंडेशन था जो ओबीसी के विद्यार्थी होंगे उनके लिए जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो विज्ञान की एजुकेशन है, उसके लिए 70% रिजर्वेशन होना चाहिए। आगे रिकमेंडेशन था नौकरियों में क्लास 1 ऑफिसर्स के लिए 25% रिजर्वेशन होना चाहिए, क्लास 2 के लिए 33.5% होना चाहिए, क्लास 3-4 के लिए 40% होना चाहिए। यही नहीं, ओबीसी के लिए सभी राज्यों में कमीशन बनाया जाना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी कमीशन होना चाहिए, आयोग होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन जो थे, अगर उस समय ये रिकमेंडेशन मान लिए गए होते तो क्या होता? भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था उसी समय बाबा साहब के समय ही समाप्त हो गई होती। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या भी किया गया और कालेलकर कमीशन को डस्टबिन में डाला गया। जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले इन लोगों ने आश्वासन दिया था, मैनिफेस्टो जारी किया था कि जितनी जयप्रकाश के आंदोलन की वजह से जनता पार्टी बनी थी और उसमें भी अटल बिहारी सहित सारे जितने जनसंघी लोग थे, जो जनसंघ के निर्माण करने वाले लोग थे, वो सारे के सारे उस पार्टी में शामिल हो गए। और शामिल होने के बावजूद उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था उस समय कि हम लोग कालेलकर कमीशन को लागू करेंगे। जब सरकार बन गई, कालेलकर कमीशन पे लागू नहीं किया। इन्होंने बोला ये पुराना हो गया, नया कमीशन बना देते हैं, जिसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। पीपी मंडल के अध्यक्षता में वो कमीशन बनाया गया और ये कमीशन 1979 में आया। इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो गई। क्या घटित हुई? ये जानकारी, कोरिलेशन, कंपैरेटिव जानकारी बहुत जरूरी है। 1977 में सबसे पहले इन लोगों ने मुद्दा उठाया कि चुनाव अभी तक हम लोग जो जीतते आए हैं उसका तरीका क्या था। एक तो पैसा तरीका था, दूसरा जाति आधार था, तीसरा बूथ कैप्चरिंग था, चौथा रिगिंग था, यानी सब हार जाओ फिर भी डीएम को आदेश दो और उधर जाके पूरा बैलेट बॉक्स ही चेंज करा दो। उस समय इन्होंने, भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन लिखा कि नया कोई तरीका ईजाद किया जाना चाहिए और 77 में ये लिखने के बाद में 78 में बनाया गया, 79 में उसका ट्रायल हुआ और 80 में उसका प्रयोग हुआ, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को 80 में उन्होंने इस्तेमाल किया, 82 में, हाँ हो सकता गलत बोल गया हूँ, 82 में हो गया, 82 में किया गया, 80 में उसका ट्रायल हुआ। यहां पे जो घटना कोरिलेशन आपको जो बताना चाहता हूं वो क्या है, 78 में वामसेव का जन्म होता है, 6 दिसंबर 1978 को वामसेव का जन्म होता है और उससे पहले ही वो ईवीएम का प्लान बना रहे हैं।
80 में ट्रायल हो जाता है, 82 में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब है अगर पार्लियामेंट में रियल रिप्रेजेंटेटिव पहुंचना शुरू हुए और इधर वाम से भी लोगों को जगाने का काम करना शुरू करती है तो होगा क्या? पार्लियामेंट में रियल रिप्रेजेंटेटिव पहुंच गए, मैदान में लोग भी तैयार हैं, उधर पार्लियामेंट में आपके लोग झगड़ा करेंगे, जो सांसद होंगे नहीं बात मानेंगे तो मैदान में आके वाम से द्वारा जो मूवमेंट खड़ा किया जाए ये लोग हंगामा खड़ा करेंगे। इसका मतलब अभी भी उनकी व्यवस्था खतरे में हो गई। इसलिए प्लान बना के उन्होंने ईवीएम के ऊपर इस्तेमाल किया। ईवीएम भी आपके रिप्रेजेंटेशन को रोकने के लिए है और मंडल कमीशन के ऊपर ना अमल करना ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन को रोकने के लिए, ताकि भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पे ब्राह्मणों का नियंत्रण बना रहना चाहिए। वो नहीं चाहते भारत की व्यवस्था भारत के मूल निवासियों के पास आए। क्यों? जिन लोगों की संख्या 3.5% है, 3.5% लोग भारत की संपूर्ण व्यवस्थापिका पे, भारत की संपूर्ण व्यवस्था पे कैसे कब्जा कर सकते हैं? इसका मतलब व्यवहारिक रूप से भी हमको ये समझना होगा कि वो अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को रात में पेट में दर्द हो जाता है तो आप क्या करोगे? आपके घर में किसी व्यक्ति को अगर पेट में रात में दर्द हुआ तो पहले जो घरेलू उपचार है वो करने की कोशिश करोगे, अड़ोसी पड़ोसी से संपर्क करोगे, नहीं होगा तो फिर अस्पताल ले जाओगे, चाहे 10 किलोमीटर दूर हो, साधन है तो भी ले जाओगे, नहीं साधन है तो भी ले जाओगे, पैसा है नहीं तो भी ले जाओगे, लोगों से उधार लेकर ले जाओगे, यानी उसका इलाज करवाने के लिए आप जरूर जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना रक्त संबंधी है, आपका अपना ब्लड रिलेटेड है, इसलिए आप उसके संदर्भ में सोच रहे हो। यही काम अगर तकलीफ अगर पड़ोसी की यहां होती है तो थोड़ा दर्द कम होता है, 2-4 किलोमीटर पे होती है तो 1-8 दिन बाद पता चलता है, और 2-4 स्टेट में हो जाए, अगर उधर मारा गया जैसे महाबली सिंह, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब भारत को अगर पूरा घर मान लिया जाए और इसमें रहने वाले लोग वो सारे भारत के सदस्य हैं तो उनमें आपस में इतना प्यार तो होना चाहिए था। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग नालायक हैं तो नालायक लोगों को 70 साल में लायक बनाना चाहिए था, ओबीसी के लोग नालायक हैं तो उनको लायक बनाया जाना चाहिए था। आज तक तुमने अगर लायक उनको नहीं बना पाए, इसका मतलब सबसे बड़े नालायक तुम हो, या नालायक हो या फिर बदमाश हो। नालायक उनको नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन लोगों ने संपूर्ण व्यवस्था पे कब्जा कर रखा है। इसका मतलब जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया है। परिवर्तन की गुंजाइश कहां पर होती है? जहां पर इग्नोरेंस में कोई काम होता है, अनजाने में कोई बात हो जाती है, वहां पर परिवर्तन करना संभव है। लेकिन जानबूझकर अगर कोई कृत्य किया गया है, जानबूझकर अगर कोई काम किया गया है, उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। ब्राह्मणों ने जानबूझकर आज तक हम लोगों को नीच बनाकर रखा है, उन्होंने जानबूझकर आज तक हम लोगों को अस्पृश्य बना के रखा है, जानबूझकर महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, जानबूझकर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जानबूझकर आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। भारत के संपूर्ण नागरिकों के साथ प्लान बनाकर जानबूझकर और अपने संविधान के अनुसार जो मनुष्यमत का संविधान है उसके आधार पर व्यवहार करते हैं। यही कारण है क्योंकि वो हमारे ब्लड रिलेटेड नहीं, हमको ऐसा लगता है। अगर ये बात आज भी उनको डाउट लगती है कि नहीं उनका हमारा ब्लड एक ही जैसा है, वो ज्यादा योग्य है, तो फिर मैं रिपीट करता हूं, उनको सभी का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और वो अगर नहीं कराते हैं, जिस दिन भी ये इंपा नाम का हमारा संगठन इस लेवल पे एस्टेब्लिश हो गया, हम खुद ही इनडायरेक्टली अपने बेसिस पे प्लान बनाएंगे कि भारत के सभी लोगों का सैंपल सर्वे किया जाए, सबका धीरे धीरे ब्राह्मणों के यहाँ से भी सैंपल कलेक्ट किया जाए और हमारे यहाँ से भी सैंपल कलेक्ट किया जाए। इनका डीएनए टेस्ट करके हम लोगों को जो आपका दुनिया का जो संगठन बताया जाता है, क्या उसको बोलते हैं, WHO नहीं, हाँ नहीं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सामने रखना चाहिए कि ये लोग हमारे ब्लड रिलेटेड नहीं है, इस वजह से आज तक हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं मालूम। ये हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये उनको डर भी लग रहा है, इसीलिए इधर लोग डॉक्टर लोग ना आए, इसके लिए वो काउंटर प्रोग्राम भी बनाते हैं।
ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है, उनको समझ में आती है, और हमको भी ये बात समझ में आ रही, इसलिए हमको तकलीफ भी नहीं होती। हम जानते हैं हमारे लोगों को उलझाते हैं, लेकिन कब तक उलझाओगे, कब तक उलझाओगे? किसी न किसी दिन तो एहसास होगा ही, किसी न किसी दिन एहसास जरूर होगा। जिस दिन ये एहसास हो जाएगा वो हमारे साथ जरूर आएंगे, क्योंकि एहसास का भी एक तरीका होता है। कैसे? अगर आपकी आंख में जब मिर्ची पड़ती है तो जिस व्यक्ति के आंख में मिर्ची पड़ती है उसको ही समझ में आता है कि मिर्ची पड़ने के बाद में आंख में जलन कैसा होता है। तो हमारे समाज के लोग कुछ तो जानकारी लेकर आएंगे, और जो जानकारी लेकर नहीं आएंगे वो अपनी आंख में मिर्ची डालकर आएंगे या डलवा कर आएंगे। इसको मेश्राम साहब कहते हैं, पहले कई बार स्पीच में उन्होंने बोला है कि एक तरफ सोनिया गांधी खड़ी हुई है, दूसरा तरफ अटल बिहारी खड़ा हुआ है, एक तरफ जूता लेके खड़ा है, दूसरी तरफ जूती लेके खड़ी हुई है, तो जूता जूती खा के आना है तो आ जाओ। हम उसको थोड़ा दूसरी तरीके से कहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स है ये जूता जूती नहीं, कम से कम मिर्ची तो इनको भी लगने वाली है, और मिर्ची लग के आते हैं तो कोई बात नहीं, समझ के आते हैं तो कोई बात नहीं, वेलकम है। लेकिन हमारा हृदय बड़ा है, हमारे लिए उनके प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं है। हम SC ST OBC इनसे धर्म परिवर्तन अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, जो संविधान के आधार पे उनको मिलना चाहिए था जिनको नहीं मिला, उन सभी लोगों के लिए खुले दिल से उनका आह्वान करते हैं। इवन हम तो ये भी चाहते हैं कि वास्तव में ब्राह्मणों को भी ब्राह्मण बनने के बजाय उनको अभी भारत का नागरिक बन जाना चाहिए, क्षत्रियों को क्षत्रिय बनने के बजाय उनको भारत का नागरिक बनना चाहिए, वैश्यों को वैश्य बनने के बजाय भारत का नागरिक बनना चाहिए, और भारत का नागरिक बनके भारत में रहने वाले संपूर्ण मूल निवासी बहुजनों के साथ प्यार व्यवहार से काम करना चाहिए। लेकिन ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। हमको उनसे आह्वान है और उनके लिए सलाह भी है, उनको ये करना चाहिए। नहीं करेंगे तो उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा, लेकिन हम उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे। ये हम जानते हैं अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं वो हमारे झापड़ मारेंगे तो केवल हम सुन लेंगे। प्रतिक्रिया होगी, अगर वो रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा, और ये बहुत सारे ऐसा होता रहा। लेकिन हम अभी इस स्थिति में आना चाहते हैं, हमको रिएक्शन करने के बजाय अभी उनको रिएक्शन में आना चाहिए, और वो आ रहे हैं। यही कारण है जो डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार माध्यम, चारों जगह पर वो लोग केवल ब्राह्मण ही वहां पर हावी होकर, अभी वो बनिया राजपूत को भी नहीं बिठाते साथ में, उनके अपने लोगों को ही, ब्राह्मणों को ही आगे करते हैं। और आगे करने के बाद में वो लोग चर्चा करते हैं कि ब्राह्मणों की व्यवस्था को कैसे बचाया रखा जाए। तो विजन 2020 के आधार पर वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास वक्त है, अवसर है, और उस वक्त और अवसर के आधार पे इस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में हमें स्थापित करना चाहिए। क्यों? वर्तमान में वामसेप जैसा संगठन जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है, जो हमारे सम विचारधारा, सम उद्देश्य के आधार पे काम कर रहा है, उनसे हमने प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने का काम किया हुआ है। और वामन मेश्राम साहब जैसा हमारे सामने आज की डेट में नेतृत्व है। उस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा था, आज अगर छत्रपति साहू जी महाराज होते तो जरूर कहते कि अभी वास्तव में वामन मेश्राम साहब तुम्हारे वास्तविक नेता है। ये बात हम लोगों को स्वीकार करना होगा, और मेडिकल प्रोफेशनल्स में जाकर जानकारी रिजर्वेशन के संदर्भ में है कि हमारा कालेलकर कमीशन क्यों बना, मंडल कमीशन क्यों बना, और SC ST का रिजर्वेशन कैसे मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्या है, एजुकेशनल रिजर्वेशन क्या है, इसके संदर्भ में जानकारी के आधार पे, विश्लेषण के आधार पे हमें उनके बीच जाना होगा। अगर हम लोग जाते हैं तो ये संगठन वास्तव में भारत की व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करने लायक बन जाएगा। ऐसा महाराष्ट्र में भी हमें करना होगा, पूरे देश भर में करना होगा।